अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, दानिश्वर किसी भी तबके की बुनियादें खड़ी करते हैं, किसी सोसाइटी की बुनियाद होते हैं, उसको परवरिश करने में, उसकी पर्दाख्त में, उसकी बढ़ोतरी में, पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ने में बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। और अगर वो दानिश्वर किसी सियासी जमात का एक्टिविस्ट भी हो और एजुकेशनिस्ट भी हो तो फिर चार चांद लग जाते हैं उस सारी जिद्दोजहद को, उस सारी एफ़र्ट को जो वो कर रहे होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से जो एजुकेशनिस्ट भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद स्टडी सर्कल के प्रेसिडेंट भी हैं, फ़राज़ राशिद। हम फ़राज़ राशिद साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको लिए। जी फ़राज़ साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत मोहब्बत है आपकी। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक दानिश्वर का इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं, एक इंटेलेक्चुअल का जो गहरा समाजी इदराक रखता है, समाजी शऊर रखता है, जो इश्यूज़ हैं हमारे उनके हवाले से आगाह है, जानता है, जहांदीदा है, चश्मे बीना रखता है और वो उसी तरह कुड़ता है उन इश्यूज़ पर, उन मामलात पर जिन पर कोई दानिश्वर खामोश नहीं रह पाता। आप बोलते भी हैं, कुड़ते भी हैं, दुख का इजहार भी करते हैं, वही दुख जो दानिश्वरों के हिस्से में आता है, जो गहरा समाजी शऊर रखते हैं। जी बिल्कुल। तो बताइए आज व्यूअर्स को कि फ़राज़ राशिद पैदा कहाँ हुआ? बेसिकली तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप एक एमिनेंट जो है एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकली भी और सोशली भी आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं और इसी वजह से ये जो दानिश्वरों के कुड़ने वाली बात है ये आपने की है। अदरवाइज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये एक बेअमल सा तबका है जो कुछ भी नहीं करता। हालांकि आपको पता है कि जैसे मैं स्टडी सर्कल को हेड करता हूँ तो ये थिंक टैंक है जो तमाम नज़रियात को उसका कस्टोडियन है। जहाँ तक आप बात करें ना कि हम कूड़े बगैर रह लें तो ये शायद हमारी मिट्टी जो है उसके अंदर ऐसा है कुछ नहीं, हो नहीं सकता। हाँ, हो नहीं सकता। तो मेरी जो पैदाइश है वो तो हैदराबाद की है। मेरे फादर जो थे ही वाज एसोसिएट इंजीनियर, तो अलकरम टेक्सटाइल जो है वहाँ पे उनका जो हैदराबाद वाला यूनिट है वहाँ पे वो होते थे। फिर 83 में ना हम लोग फैसलाबाद शिफ्ट हो गए और मेरी फिर जो स्कूलिंग है वो पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। फिर गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो ये अब बना है, तो लेकिन बड़ा मशहूर, बड़ा ज़बरदस्त अदारा, एक हकीकी मानों में फैसलाबाद का एक काबिल फ़ख्र अदारा हुआ करता था। बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। और तालीम के दौरान जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े वो उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन किया, यानी आगे ही भी एक अजाब होती है बहुत बड़ा। तो उसमें जो 4 साल मैंने सब्जेक्ट पढ़ा दैट वाज सोशियोलॉजी, दी अदर सब्जेक्ट वाज जर्नलिज्म, वो सोने पे सुहागा। अच्छा, और फिर जो तीसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल था मेरे पास दैट वाज माय लैंग्वेज, पंजाबी। तो आपको पता है हुर्रियत और इनकलाब और अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो बाबा फ़रीद गान शकर से स्टार्ट हुए और फिर हमारे पास जो आखिरी शख्सियत थी जिसने हमें आइडियाज़ दिए, जिसने हमें लड़ना सिखाया हालात से, जिसने ये बिलीव करना सिखाया कि कुड़ के सड़ के घर नहीं बैठ जाना, थोड़ी थोड़ी जिद्दोजहद करती रहनी है। एक एक इंच भी अपना हक किसी के नीचे से निकालोगे ना तो एक दिन तुम अपना हक जो है ना वो ले लोगे। तो दैट वाज बेनज़ीर भुट्टो। तो क्या बात। यानी बहुत ही मुश्किल जिद्दोजहद थी। आल्दो शी वाज द थर्ड जनरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, उनके दादा भी प्राइम मिनिस्टर थे, फादर भी थे, लेकिन उनकी जिद्दोजहद बहुत मुश्किल थी। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल उनकी रही। तो अभी हम इस पे बहुत कुछ आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी हमें फिर ये है कि आपने बताया कि जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उसका भी आपकी शख्सियत पे असर हुआ। जी बिल्कुल। और आपकी पीपल्स पार्टी की तरफ रुझान कैसे हुआ? एक तो फैमिली के अंदर हमारे कुछ एक दो लोग जो थे वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे 80s में, जैसे मियाँ फ़ारूक इसरार साहब जो हैं वो मेरे बहनोई थे, तो उन्होंने पार्टी में वो पहले एक्टिव आदमी थे जो इलेक्शंस
तक में पार्टिसिपेट किया करते थे। इसी तरह मेरे चचा थे। और फिर मेरे जाने की वजह ये थी कि मेरे जो उस्ताद थे शमसुल इस्लाम ख़ान नाज साहब डॉन के वो थे, ब्यूरो चीफ़ थे यहाँ पे। मैंने जो कॉलम राइटिंग है वो उनसे सीखी। उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा हमें सिखाने में। और फिर मैं ये समझता हूँ कि ये विफाक की पार्टी थी, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं थी कि जस्ट एक जगह पे हो या दो जगह पे हो, ये हर जगह पे थी। जैसे अगर आप ANP को ले लें, आप PK मैप को ले लें, आप JWP को ले लें, आल्दो ये पुरानी पार्टियाँ, जमहूरी पार्टियाँ, लेकिन इनका जो स्पेक्ट्रम था वो रीजनल था। पीपल्स पार्टी का जो स्पेक्ट्रम है वो आपने देखा है कि सिंध में तो है इस वक्त, लेकिन स्टार्ट तो पंजाब से हुई थी 1967 में, ठीक है जी। तो उस वक़्त से लेके अब तक तमाम सूबों में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं। बाज़ में हुकूमत है, बाज़ में कोलिशन में है, बाज़ में नहीं है, बट दैट डज़न्ट मैटर। पीपल्स पार्टी अपना जो रोल है अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत बनाने के लिए, अवामी मसाइल, अवामी हकूक़ की जिदोजहद करने के लिए पीपल्स पार्टी उससे एक दिन भी पीछे नहीं हटी। अच्छा, ये बातें बहुत होंगी। पहले ये बताइए कि शादी कब हुई? अभी तो पहला मरहला रहता है, अभी तो आपकी शख्सियत के बारे में लोगों को बताना हमने जी। 97 में मेरी शादी हुई और मेरी जो मिसेज़ हैं वो मेरे साथ, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी मेरे साथ ही रही, इस सेंस में कि शी इज़ अ सर्टिफाइड कोच ऑफ आइल्स। तो मेरे साथ वो बच्चों को आइल्स पढ़ाया करती थी। अभी 2021 में उनको कोरोना हो गया था, तो कोरोना की वजह से ना हमने उनको डिसकंटिन्यू करवा दिया था। आपके बच्चे कितने हैं? हाँ जी, 2 बेटे हैं जी। एक बेटा जो है वो CA कर रहा है, CA इंटर का उसका आखिरी पेपर है और वो अभी सितंबर में है होपफुली। दूसरा बेटा जो है वो BSIR कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस। और मैं शायद बताना भूल गया, वो आई नहीं बात दरमियान में, कि मैंने ख़ुद जो है वो IR में फिर मास्टर्स भी किया था। वाह, तो आपके सब्जेक्ट बड़े ज़बरदस्त रहे। जी जी। तो शादी हुई, बच्चे हुए। ये शादी कुछ ज़बरदस्ती की थी? नहीं, ज़बरदस्ती की शादी इस सेंस में नहीं थी। इस सेंस में नहीं थी कि मेरी जो दोनों छोटी सिस्टर्स थी उनकी शादी हो गई थी और उन्होंने, मतलब एक UK जा चुकी थी, दूसरी ने चले जाना था। तो फिर मदर के हवाले से, घर के हवाले से, यानी वो उस वक़्त ये बिल्कुल डिज़ायर्ड जो है फैसला ना किसका था? इवेंट था। फ़ैसला तो आप समझ लें कि मेरी मदर का ही था। और घर वालों ने, आपने देखा हुआ था पहले? हाँ जी, नहीं, हमारी ताल्लुक़दारी है, पहले से मुलाकात थी। और मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अरेंज मैरिज। अच्छा, ताल्लुक़ शादी के बाद अच्छा रहा? बेहतरीन रहा। अगर कोई औरत जो है, कोई ख़ातून जो है वो अपने हस्बैंड के साथ हैंड इन ऑल ट्रबल्स होती है, तो मेरा ख़्याल है कि यही बेहतरीन होता है। जी, फ़राज़ राशिद साहब की फ़ैमिली है, नाश्ते की मेज़ है, उनके साहबजादे, उनकी अहलिया मोहतरमा हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि फ़राज़ राशिद हैसियत शौहर कैसे हैं, एक बाप के तौर पे उनका रोल कैसा है। बच्चे खुश हैं, परेशान रहते हैं, अहलिया मोहतरमा दुखी नज़र आती हैं या बड़ी खुश हैं शादी से। अब तो बच्चे बड़े हो गए, इस तरह के मौज़ूआत डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मौजू है जो इसलिए डिस्कस किया जाता है ताकि पूरी फैमिलीज़ देख रही होती हैं, उन तक मैसेज जाए कि क्या हो तो शादी कामयाब रहती है, क्या वजूहात होती हैं जब शादियों में मसाइल आते हैं। तो जानेंगे आज कि ये जो जोड़ा है इनकी शादी कैसी रही। फ़राज़ साहब जी, मैंने तो अपने हिस्से की अच्छी बातें पहले ही कर दी थी आपको। अभी उनकी तस्दीक करवाएंगे, अभी जानेंगे कि आपने जितना सच बोला। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये आपकी तारीफ़ें भी बहुत करते हैं लेकिन आपकी बातें भी नहीं मानते, फिर भी आप, अभी देखना ये है कि एक शौहर के तौर पे, शौहर की हैसियत से इनका रोल कैसा है। और ये जितने भी साल गुज़रे आपकी शादी को, अमूमन
को अगर झगड़ा हो तो किस बात पे होता है, अगर नहीं होता तो इसकी क्या वजह है, बताइएगा। मुझे ना एक्चुअली मैं शुरू करूँगी कि मुझ में जितना कॉन्फिडेंस आया या जो भी, मैं तो एक आम घरेलू लड़की थी, तो जब शादी होके आई तो दबे दबे रहना, जैसे मतलब डर के रहना वैसे था। जितना मुझे कॉन्फिडेंस दिया है वो सारा इनकी तरफ से। बेचारी जो बहू होती है, हाँ जी, नहीं बहू के अलावा एज गर्ल भी, मतलब हम सायों के घर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, दोस्तों के घर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, तो बस ऐसे घर में ही ज़्यादा रहती थी, तो इतना वो एक्सपोजर भी नहीं था। तो जो भी था सारा कुछ इनकी तरफ से ही था। इन्होंने शादी के फ़ौरन बाद कंप्यूटर लेके दिया, फिर जो मतलब जितने भी बाहर घूमना फिरना, तो इन्होंने कहना कि नहीं जो भी है डीलिंग तुमने करनी है ताकि तुम्हें मिलना जुलना आए, बात करना है, इस तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, कॉन्फिडेंस इन्होंने आपको पूरी तरह एहसास दिलाया कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं जी, और एग्जैक्टली दोनों सही तौर पे सफ़र करें तो ये ज़िंदगी अच्छी तरह कटती जी। है। ये और इसके साथ साथ वैसे भी कोई घरेलू मामलात में भी फुल इनकी सपोर्ट रही है मुझे, ये हकीकत है बिल्कुल, कि इन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कोई भी इशू था, कोई भी प्रॉब्लम थी, बीमारी या कुछ भी, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। क्योंकि ये बाहर तो बहुत अच्छे हैं, जानना ये था कि घर में कैसे हैं। नहीं माशाल्लाह, ये वैसे घर पे भी बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट देख लें आप कितने हैं, तो जाहिर बात है वो चाहते थे कि उनकी मतलब पार्टनर भी इतनी ही कॉन्फिडेंट, उतनी तो नहीं हो सकी, जाहिर बात है। नहीं, लेकिन ये बाहर ख़वातीन में बड़े मकबूल हैं, कभी आपको डर नहीं लगा इस चीज़ से? नहीं वो क्या, देखे माशाल्लाह दो जवान बच्चे मेरे साथ हैं। अब क्या डरना, अब तो मतलब माशाल्लाह हमारी शादी को 20 साल 18 साल हो गए, 19 साल होने वाले अच्छा, हैं। घर में किसकी नहीं। चलती है ज़्यादा, किस तरह से 29 साल। डिसीजन कैसे लेते हैं? अच्छा चले एक दो साल कम हो गए। 30 साल ये हो गए। 29 हाँ बताएं, हाँ, कैसी 29 है? साल वो हो गई। आप डोमिनेट करती हैं, आप फैसले करती नहीं हैं? नहीं, एक्चुअली तो उनके ही होती है। मतलब कुछ चीज़ों में मैं फंस जाती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ ये मैंने, कुछ चीज़ें जो मुझे सही लगती हैं उसमें मैं करती हूँ, अदरवाइज़ जो ज़्यादातर हम इनकी तरफ ही देखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इनका जो फैसला होगा ना वो ठीक ही होगा, वो हमारे लिए ही होगा, जो भी चीज़ होगी वो ये, तो फिर हम ज़्यादा नहीं करते। सम टाइम है कि कोई चीज़, जैसे कुछ भी अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम कहते हैं ऐसे कर ले, जैसे अभी ये एसी वाली बात ही कर रहे थे, तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे सोलर का मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि घर पे तो मैंने सारा दिन गुजारना है, ये तो बाहर ही होते हैं, तो एसी तो है ऑलरेडी, तो वो कह रहे थे चेंज करवा देते हैं, तो नया ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे एसी यही चलेगा, आप मुझे सोलर लगवा के दें ताकि ये जो लोड शेडिंग और ये तो सारे इश्यूज़ हैं, तो ये तो इन्होंने बड़ी आसानी से, ठीक है बहुत अच्छी बात है करके। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो वो लड़ते झगड़ते भी हैं? हाँ जी, लड़ाई किसके साथ नहीं। किन किन बातों पे आमतौर पर? क्या आप कोई गड़बड़ करती हैं, मतलब बच्चों को डांटती हैं, किस वजह से? नहीं नहीं, बच्चों को क्या डांटना, वैसे ही मतलब छोटे मोटे इंतज़ामी इश्यूज़ पे ही हमारी होती है। इनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, इनको मतलब सफाई और ये वो चीज़ों से इश्यूज़ होते हैं, बस बाकी कोई ख़ास नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता घर में, जैसे छोटी मोटी चीज़ों पे होता है। हसन साहब ये बताएं, बैसैयद फादर एक बाप के, फराज राशिद साहब बाहर तो बहुत दानिशवरी झाड़ते हैं, घर में भी कोई मतलब इसके असरात हैं, अपना रोल बतौर बाप पूरा करते हैं, निभाते हैं? जी बिल्कुल, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड भी है और कॉन्फिडेंस भी रहता है। अक्सर आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपने मामलात घर पे नहीं शेयर कर पाते, तो मेरा जब भी कोई इशू बनता है या मुझे किसी भी ट्रबल के अंदर जाना पड़ता है, तो मैं सबसे पहले, अगर मैं अव्वल तो जाने नहीं देता घर तक मामला, लेकिन अगर मुझे कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, चाहे वो पढ़ाई के मामलात हों, बाकी कोई मामलात हों, तो मैं सबसे पहले अपने फ़ादर के पास ही जाता हूँ। मुझे बाहर कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बीइंग अ फादर एक गाइडेंस का, एक मेंटोर का हाथ मेरे ऊपर रहता है। इब्राहिम साहब कहिएगा, वालिद के तौर पे इनका रोल कैसा है? मेरे लिए तो ये बेसिकली एक गाइडिंग फोर्स ही रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो तो अपने फादर की तारीफ़ ही करेंगे, लेकिन मेरे लिए जो पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कई चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप हेजिटेट करते हो, आप देखते हो कि क्या मैं ये कर लूँगा कि नहीं करूँगा, तो वहाँ पे जो है पापा मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, कई दफ़ा कोशिश करते हैं कि वो पकड़ के बेशक साथ चलाएं। मतलब उनका, जैसे अभी कल परसों की बात है, कोई चीज़ थी जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका आउटकम क्या आएगा, लेकिन ये करना ज़रूर है तुमने, मैंने ये करवा के तो फिर ही हम चेक करेंगे कि क्या होता है, लेकिन तुम इसमें डरो मत। तो एक वो जो है ना गाइडिंग फोर्स रहे हैं मेरे लिए। तो
और आपको रोल मॉडल के बाहर से नहीं ढूंढना पड़ रहा, हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। घर में मौजूद है। हाँ जी। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। आपकी बाइंडिंग फोर्स जो बहुत बांध के रखा हुआ है फैमिली को माशाल्लाह, क्या एक ख़ास ऐसी चीज़ है हम कह सकते हैं कि आप समझें कि आपके घर का ये खासा है, ये ज़रा डिफरेंट है? ये ना यानी ये जो डाइट है, ये जो फूड है, ये बड़ा मेरा ना बड़ा कंसर्न है और मुझे इस पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं इसे ओवरकम करूँ। दुनिया का कौन शख्स चाहता है कि वो बुरे से मुंह के साथ घर में वक्त गुजारे, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि जो है ना, मतलब आई एम मोर वेजिटेरियन दैन दे आर लेस वेजिटेरियन, और मतलब इजी कुकिंग, तो मुझे सरेंडर ही करना पड़ता है। सब्ज़ी मुश्किल से बनती है? सब्ज़ी बनाना मुश्किल होता है, यानी उसमें प्रोसेस है भी ऐसा भी? सब्जी बनाना मुश्किल बात नहीं है, असल में खाना सिर्फ इनको पड़ती है। अगर बना ली है ना बच्चे खाएंगे, मतलब मैं भी अगर थोड़ी बहुत खा लूं। कॉमन मसला है। हाँ। मैं बहुत साल पहले मैं बल्कि हो गया, अब भी हूँ, तो मैं जब इस्लामाबाद से लाहौर से फैसलाबाद आ रहा था तो मुझे हामिद मीर ने कहा, मीर साहब मेरे मेंटोर हैं, जी जी, वो कहते हैं साहब आपने इतना मोटे हो गए हैं, इतना वज़न कर लिया है, तो कोई परहेज़ करें और करना आपको खुद ही पड़ना है, आपको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिली। मैं कह मीर साहब वो कैसे? कहते आप चाहेंगे कि मुझे ये मिल जाए, तो आगे से जवाब आ गया बच्चे नहीं खाते। बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे नहीं खाते, ये कॉमन हर घर में। हाँ हाँ। राज साहब, आप एक दानिश्वर हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सियासी हवाले से आपके ख़यालात तो सब जानते हैं। अभी हमारे यहाँ जो एक ख़वातीन के हवाले से बड़ी घुटन ज़दा फ़ज़ा पाई जाती है, और पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन के हकूक़ बहुत सल्ब होते हैं। क्या कहेंगे आप ख़वातीन के बारे में, क्या सोच रखते हैं, उनकी आज़ादी, उनके हकूक़, माशरती ज़िंदगी में उनके किरदार के हवाले से? जी, ये तो देखें, कोई भी जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, यानी जो बाशऊर शख्स है, आप तो बड़ापन है आपका, आप मुझे दानिश्वर कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो बाशऊर इंसान है ना, वो इस पार्ट को, यानी जो हम ख़वातीन के हकूक़ वाला पार्ट है, इसको अगर कोई शख्स इग्नोर कर रहा है ना, तो वो अंदर से एक्चुअली बोना ही है, और इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता, इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि आपने देखा, हम घर में जिस वक्त बैठे थे तो मेरी मिसेस जो है वो बता रही थी कि फ़लाँ जो बड़े डिसीजंस हैं, जैसे हम वो, तो ये इसी से आपको पता लगता है कि आप कितनी डेलीगेशन जो है ना करते हैं अपनी एवरीडे चीज़ों की। दूसरी बात ये है कि आप आर्टिफिशियली तो कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ये माशरा बड़ा घुटन ज़दा है। अगर आप अल्ट्रा मॉड पे जाते हैं तो भी ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, और अगर आप कंजर्वेटिव रहते हैं तब भी ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ना ये चीज़ों को ऐड करना है। हम फराज राशिद साहब के बिज़नेस ऑफिस पहुँचे हैं, आइए लीजिए। फराज साहब, आपका ज़रिया रोज़गार क्या है, ज़रिया मुआश क्या है, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो एक दानिश्वर हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फ़लसफ़े हैं उनको लेके भी चल रहा हो, तो फिर साथ अपना बिज़नेस भी करना पड़ता है, तो क्या आपका बिज़नेस है, क्या शुगल है? बेसिकली तो हम जितने भी सांस लेने वाले लोग हैं, हमें खुराक चाहिए, और हमारे साथ जो फैमिलीज़ हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए भी, और माशरे में एक बाइज़्ज़त मुकाम बनाने के लिए भी आपके पास एक बाइज़्ज़त रोज़गार होना चाहिए। मैं जितना मर्ज़ी बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, तो अगर मैं सागिर सिद्दीकी की तरह फुटपाथ पे पड़ा हूँ और लोग मुझे ओवर सिगरेट और ओवर कप ऑफ टी जो है मेरे पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो हम जैसे जो लोग हैं ना, जो मॉडर्न थे, जैसे अमजद इस्लाम अमजद थे, जैसे दिलदार परवेज़ भट्टी थे, तो हम सब लोगों ने ये सीखा है कि सबसे जो पहली चीज़ है ना, कि आपका पेट भी भरा हुआ होना चाहिए और आपकी जेब भी खाली नहीं होनी चाहिए। यानी दानिश्वर के लिए ज़रूरी है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए भी ज़रूरी है कि महज
सियासी जिद्दोजहद ना करता रहे, हाँ। महज दानिशवरी ना झाड़ता रहे, जी जी उसको बहरहाल अपना रोल जो माशरे में उसके ज़ुम्मे लगा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल वो भी निभाना है। जी वो भी। और दूसरा जो लोग हमें देख रहे होते हैं, जिनका हम रोल मॉडल हैं, वो भी ये देखते हैं कि यार ये खुद क्या कर रहा है। खुद तो ये एक बेअमल आदमी है ना, नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी हर चीज़ के लिए। या तो ये सोच रहा है कि ये वाला निज़ाम आएगा तो हम खुशहाल होंगे, या ये मतलब दुआएं मांग रहा है, अमली तौर पे ये कुछ नहीं कर रहा। तो फिर और फिर ट्रेड में भी ये जो जिस ट्रेड में मैं हूँ, दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न ट्रेड। मैं कंसल्टेंसी के बिज़नेस में हूँ, जिसमें जो बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं तो हम उनका फ़ाइल वर्क, उनके एडमिशन से लेके वीज़े तक की सारी प्रोसेसिंग में उनको असिस्ट करते हैं। और ओवर सर्टन फ़ी एक हमें प्रोफेशनल कंसल्टेंट की फ़ी लेते हैं, जो हैंडसम होती है, जो ऐसी होती है जिससे हमारा जो सर्वाइवल है वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। और बल्कि कुछ ऐसी सेविंग भी हमें मिल जाती है पूरे साल में कि अगर साल बाद हमें कोई शादी, कोई और इस तरह का मामला देखना पड़े, कोई चीज़ चेंज करनी पड़े, कोई आर्टिकल अपने एवरीडे यूज़ का, तो हम वो भी इससे हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात मुझे याद आ गई। किसी लेफ़्ट के दानिश्वर से किसी ने कहा कि जब आपका दौर आएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा, मिसाल दे के कहा कि वो जो सामने गाड़ी वाला आ रहा है वो इसकी जगह जो उसके पास बगैर किसी कन्वेंस के खड़ा था, कहता है वो यहाँ खड़ा होगा, ये जो पैदल है ये गाड़ी में बैठा होगा। हाँ तो उन्होंने कहा कि फिर क्या फ़ायदा हुआ, एक बंदा तो फिर पैदल ही हुआ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। दोनों लोग जो हैं वो। तो फिर आपका इस बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं कि ये बिल्कुल ये फलसफा बिल्कुल है आपका इनकलाब का फलसफा, उसमें पब्लिक के लिए क्या है? अभी तो जो नए हमारे है ना, नया जो सिस्टम है इस वक्त, उस सिस्टम ने क्या किया है कि पुराने जितने भी नज़रिए हैं ना, वो भले कम्युनिज़म था, सोशलिज़म था, मार्क्सिज़म था, कैपिटलिज़म है, इन सब को रीएड्रेस करने की ज़रूरत है इस करंट सिचुएशन के अंदर। हम उन जो है ना वादों के ऊपर नहीं रह सकते जो कि हमें मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स जो हैं उन्होंने अब एक टाइम के साथ बताए हैं कि ऐसा होगा, सभी खुशहाल होंगे, सभी बदहाल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी तरह का एक मिक्स जो है वो चलता रहेगा। और इसके लिए ना वैसे को बहुत अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे शेयर करता हूँ। आपको याद होगा हबीब जालिब ने बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में एक नज़म लिखी थी, वो थी कि ना जा अमेरिका नाल कोड़े, नहीं, वो था कि हर बलावल है देश का मकरूज, हाँ, हर बलावल है पाँव देश, नंगे हैं पाँव बेनज़ीरों नंगे के। हैं, वही हालात हैं फ़कीरों के, वही दिन रात हैं फ़कीरों के, देश का हर बलावल है मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग शुरू हुई है। राना नईम दस्तगीर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रज़ा वो भी मौजूद हैं। फराज राशिद स्टडी सर्कल के सदर हैं। तो इस मीटिंग के बाद हम उनसे बातचीत करते हैं कि आजकल पार्टी का क्या हाल है, और पार्टी में जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का रोल होता था बहुत एक्टिव, वो आजकल कहाँ चले गए। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते थे, क्या सियासी पार्टियों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, वो नज़र नहीं आते उस तरह से एक्टिव जो माजी में उनका खासा रहा था। राना साहब कहिएगा, आजकल की जो पॉलिटिक्स है इसमें वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नज़र नहीं आते जो कभी माजी में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही अगर देखें तो बहुत एक्टिव मुतहर्रिक होते थे, और पार्टी की लीडरशिप भी उनसे डरा करती थी कि हमारा कारकुन नाराज़ ना हो जाए, हमारा कारकुन कहीं हमें गले ना पड़ जाए। वो इतने बोल्ड, इतने एक्टिव, इतने डायनामिक होते थे और पार्टियों के माथे का झूमर हुआ करते थे। अब यूँ लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रवैये की वजह से या कुछ और फैक्टर्स हैं, अब सियासी जमातों के एक्टिविस्ट जो हैं, कारकुन जो हैं, वो उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आते, को मायूस हो गए हैं शायद। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू शुरू करते हुए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि आजकल की पॉलिटिक्स। ये जो आजकल है इसमें और माजी में तमाम चीज़ें, पॉलिटिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, फैमिली सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और जो कल्चर है, ये इसमें बहुत तब्दीली आ चुकी है। कुछ चीज़ें प्रोग्रेसिव हैं और कुछ के असरात
अच्छे साबित नहीं हुए। इसी तरह हमारी पार्टी, मैं समझता हूँ कि वाहद पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिक ओरिएंटेड है, जो लेबर ओरिएंटेड है, जो आज भी तबकाती हवाले से बात करती है और इस मुल्क में वाज़ेह तौर पर हमारा एजेंडा है कि वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम को ख़त्म किया जाए। एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमारा नून लीग या किसी सियासी जमात के साथ ना पॉलिटिकल एजेंडा कॉमन है, ना हमारी सियासी हमआहंगी है, ना हमारी जहनी हमआहंगी है। पीपल्स पार्टी स्टडी सर्कल लेके जो बना हुआ है, उसके प्रेसिडेंट फराज राशिद साहब, इनके हवाले से भी कुछ कहिए। फराज राशिद साहब बेसिकली एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं, और ये मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। और इनका जो ख़ास तुर्रा इम्तियाज़ है या खसूसियत है वो ये है कि आजकल जो आदमी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, जुड़ा हुआ है और उसकी बेहतरी के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए काम कर रहा है, उसके दिल में और दिमाग में ना तो कोई लालच है, ना कोई मुफाद है। वो इन चीज़ों से बालातर होकर रियासत और फलाही मुआशरे के लिए सोच रहा है। इफ्तिखार हलीम रज़ा साहब मौजूद हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद। कुछ गुफ्तगू उनकी भी, फराज राशिद साहब के हवाले से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ कहिए। फराज राशिद साहब हम माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं, प्यार करने वाले शख्सियत हैं। जब जब इनसे मुलाकात हुई है एनर्जी देते हैं कि यार पार्टी के लिए ये कर लो, ये कर लो। तो इनके साथ बैठ के तो गुफ्तगू का मज़ा आता है। एक शायर ने खूब कहा कि जनाब ये पैराने सियासत मीरो लश्कर मुफ्ती वाज शब के हैं महाफिज सहर होने नहीं देते। ये बड़ी खूबसूरत बात, बड़े पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं इफ्तिखार हलीम रज़ा साहब। इनके वालिद मोहतरम हलीम रज़ा साहब बहुत बड़ी सियासी शख्सियत रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत जियाले रहे हैं, एमपी रहे हैं, बहुत बड़ा नाम था। उनकी गुफ्तगू, उनकी वालिद साहब की शख्सियत भी उनमें झलक रही है। अब फराज राशिद साहब से जानते हैं, स्टडी सर्कल जो है उस हवाले से बताएं हमें कि ये स्टडी सर्कल क्या है। एक दौर में मुख्तार राना साहब की एक एकेडमी मशहूर हुआ करती थी, पीपल्स एकेडमी, और आजकल पीपल्स पार्टी का पीपल्स स्टडी सर्कल। तो स्टडी सर्कल क्या है, मकासद क्या है, इस बारे में जानते हैं। फराज साहब कुछ कहिए। जी बिल्कुल, मेरे लिए आपको इसके बारे में कुछ बताना जो है ना, वो तो सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन हम अवामुन्नास के लिए ज़रूर मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि स्टडी सर्कल अपने नाम से एक कोई सोफिस्टिकेटेड सी, एक फैंसी सी चीज़ लगती है और एक्चुअली ऐसा है नहीं। स्टडी सर्कल जो है वो थिंक टैंक है, वो एक ऐसा मकतबा फ़िक्र है जो कस्टोडियन है, जो आप समझ लें कि निगरान है उस मंशूर का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से अवाम। सियासत में आप किससे मुतासिर हैं? सियासत में ना मुतासर होने के लिए बहुत सारे नाम हैं। पाकिस्तान में बहुत लोगों ने बहुत स्ट्रगल की। अच्छा, अब जिस शख्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, ही वाज अब्दुल गफ़ार खान, अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें बाचा खान कहते थे। फिर दूसरे नंबर पे जिसने आम लोगों को हकूक़ दिए, ही वाज भुट्टो। लेकिन जिस शख्सियत ने बहुत मुश्किल काटी, जिसकी जद्दोजहद बहुत मुश्किल थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, वो बार बार बेनज़ीर भुट्टो का ही नाम आएगा। जितने भी हम देखते हैं यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम हम देखते हैं कि वो सेमेस्टर सिस्टम ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है, वो उससे हमारे पास जो आते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं उनको तो कुछ आता जाता ही नहीं होता। उनकी CGPA देखते हैं तो वो 4.4 होती है। तो कहाँ ख़राबी है, कहाँ खामी है? सारे कोई फेल भी नहीं होता, क्लास भी कोई नहीं पढ़ते, पास भी हैं, CGPA मुकम्मल है, आता जाता कुछ नहीं है। क्या है असल में ना, वो ख़राबी यही है कि आपके पास बिल्कुल आखिर में भेजते हैं। हालांकि रिक्वायरमेंट ये है कि आप जैसे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, यानी हम आपके चैनल की बात कर लें, अगर आपकी ज़ाती तौर पे भी बात कर लें, तो इंडस्ट्री लीडर का इंटरेक्शन इनके साथ बिल्कुल नहीं होता और इनको पता ही नहीं लगता कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है या नहीं। अपने एक फेलो ट्रेनर बिलाल साहब से मिलने पहुंचे हैं, जो सक्सेस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं। आइए बिलाल साहब, कहिएगा आपका जो बिज़नेस है
एक तो उसके हवाले से बताइए कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप शहरियों को, स्टूडेंट्स को, या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं। और इस सिलसिले में फराज राशिद साहब से किस तरह आपका तारुफ हुआ, किस तरह रब्ता रहता है, और अगर आप इनको जानते हैं तो इनकी शख्सियत के हवाले से आप कुछ कहिएगा। जी, सबसे पहले तो आइट्स का इंस्टीट्यूट है हमारा, और लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स आइट्स के अलावा पीटी है, लैंग्वेज सर्ट है, जितनी भी फेमस हैं उन सब को हम डील करते हैं। तो बेसिकली एजुकेशनिस्ट हैं हम। और फराज भाई को कैसे जानते हैं, फराज भाई को कौन नहीं जानता। सबसे पहले तो ये कि फराज भाई जो है हमारे कंपेटिटर के अलावा बड़े भाई की हैसियत से जो है ना हमारे ग्रुप को लीड करते हैं, और हम लोग जो है वो इकट्ठे हैं, बड़ा मज़ा आता है। इसमें बहुत अहम रोल जो है वो फराज भाई का है। मतलब हम लोगों को कभी ये फील नहीं हुआ कि हमें मतलब बिज़नेस में कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्फ्रेंट्स जो है वो करना है आपस में एक दूसरे को, और कोई इस किस्म का टग ऑफ वॉर है कि जी मैं जो है वो मार्केट का शेयर ज़्यादा ले जाऊं। और ये सारा जो है ये इन लोगों से हमें मिला है, हमारे बड़े भाइयों से। खुशकिस्मती से इमरान अली इमरान साहब भी मौजूद हैं, हमारे शहर का एक बहुत मोतबर नाम इमरान अली इमरान। कुछ बातें उनकी भी कहिएगा जी। इमरान साहब, फराज राशिद साहब से कुछ इनके बारे में जानते हैं? फराज राशिद साहब जो हैं वो एक इंसान का नहीं, एक इंस्टीट्यूट का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन है। जो पर्सनली मैंने इनसे बातें सीखी हैं ख़ास तौर पर, वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको टॉलरेट करना, कि आप के सामने कोई बात कर रहा है, आपके ओपिनियन के अगेंस्ट है, लोग इनटॉलरेट करते हैं, मगर ही इज़ अ पर्सन हु कैन टॉलरेट इन अ प्रॉपर वे। ये प्रॉपरली टॉलरेट करते हैं, चीज़ को समझते हैं, और हमारी बहुत बहस होती है। कुछ बातें आबिद नज़ीर साहब की भी, आबिद साहब कहिएगा। जी माशाल्लाह, इनकी पर्सनैलिटी बेसिकली खुद ही एक बहुत बड़ी एक थ्योरी है, और हमने देखा है ये कि जो भी इनके जूनियर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हम मोस्टली बाहर खाने के लिए अगर जाएं तो उन्होंने चुन के जो वेटर ने सर्व किया है उसको ढूंढना है, ढूंढ के उसके साथ बजाय कि वो होता है कई बड़ा रूड सा बिहेव करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने अप्रिशिएट करना होता है, और अप्रिशिएट करके बाकायदा उनके साथ पिक्चर बना के। जब माशरती नाहमवारियाँ, समाजी नाइंसाफ़ियाँ आप देखते हैं तो क्या फिर इंसान कुछ कर नहीं पाता जब, तो फिर क्या फीलिंग होती है? जो माशरती नाहमवारियाँ हैं ना जी, ये पहले दिन से इस माशरे का, इस दुनिया का, इस कायनात का हिस्सा है। इसमें जो फ़ाइट बैक करने का तरीका है ना, फ़ाइट बैक करने का तरीका यही है कि आप एक तो जो सोशल इक्विलिब्रियम है उसको हर तरीके से जो है ना अप्लाई करने की। कोहिनूर में पहुँचे हैं आरिफ साहब के पास। ये इनके को ट्रेनर भी हैं, फेलो ट्रेनर कह लें, और एक बिज़नेस ऐसा है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, और वो सारे आपस में एक दूसरे को फेलो ट्रेनर कहते हैं, और बड़े पैमाने पर एजुकेशन में अपना रोल अदा। कोर स्किल्स के आरिफ साहब के पास हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है फराज राशिद साहब से। कहिएगा, इस बिज़नेस में इसके दौरान कभी वास्ता अगर पड़ा है आपका फराज राशिद साहब से, तो उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और फराज साहब के मुतालिक मैं क्या कहूँ, ये तो ख़ुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह। मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ था 2017 में, ऑनवर्ड्स हम बहुत अच्छे कुलीग भी हैं, भाई भी हैं, फ्रेंड भी हैं, और कुलीग्स भी हैं। अच्छा, वैसे तो एक्सपर्टीज़ माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी हैं। जो एक इनकी यूनिक क्वालिटी है जो मैं समझता हूँ कि बाकी दूसरे साथियों में नहीं है, और जो मैं भी अपने अंदर मिसिंग समझता हूँ, ये दूसरों की जो अप्रिशिएशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इनकी मोटिवेट करते हैं लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने बहुत कम लोगों में पाई जाती है, जो कि फराज साहब के अंदर है। एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स एक्ट के चेयरमैन हैं जुनैद महमूद बेग। बहुत डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक हैं, चैम्बर की एक कमेटी के भी चेयरमैन रहे, और आजकल जो बहुत पाकिस्तानियों को जुनून है बैरून मुल्क जाने का, तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, तो एक अदारा ये भी चला रहे हैं की अब्रॉड के नाम से। इनसे जानते हैं कि एक्ट के हवाले से कुछ बताएं, और जो बैरून मुल्क जाने का रुझान है लोगों का, उसमें कितनी तेज़ी आई है, और जिस अदारे से ये मुंसलिक हैं, जिसको हेड करते हैं, वो इस सिलसिले में क्या रोल अदा कर रहा है। और आखिर में फिर फराज राशिद साहब के बारे में जानेंगे। बेग साहब कहिएगा, बैरून मुल्क जाने का बड़ा रुझान है लोगों में, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। ये अपने मुल्क से, यहाँ से हालात से मायूसी है,
या नौजवान अपनी किस्मत आजमाई के लिए, आला तालीम के लिए, रोज़गार के लिए जाते हैं? हम तो इसको पॉजिटिव देखते हैं, आप कैसा लगता है आपको? जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपका जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था एक्ट का, एसोसिएशन का, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स, हम फैसलाबाद में काफ़ी सारे लोग जो लैंग्वेज ट्रेनर्स थे और वी वर प्लानिंग टू बी अ कंसल्टेंट, तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलता था। तो हमने उसके ऊपर काम किया कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बट प्रोसेसिंग जो है वो कोई और करता है और डेफिनेटली वो ही उस पार्ट को एंजॉय भी करता है। तो हम लोग प्रोसेसिंग में भी जाना चाहते थे। उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की, हम दोस्त मिलना शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आते आते एक शक्ल अख्तियार कर गई और हमारी एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड भी है और तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी अर्निंग और लर्निंग के चीज़ों में चल रहे हैं। दूसरी बात जो कि अब्रॉड के हवाले से थी, हमारा ये स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड है। हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं जो आउट ऑफ कंट्री अपनी स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। जो आपने बोला कि मायूसी या इस तरह की चीज़ें, सच में दो चीज़ें हैं। एक तो मायूसी का कुछ हद तक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा एग्री नहीं करता। हमने भी जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, हम लोग हमेशा ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या हो सकता है एजुकेशन वाइज, वर्किंग वाइज। तो बड़ी माज़रत के साथ पाकिस्तान में उस तरह से फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर हैं भी तो वो हर बंदे की पहुँच में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फराज साहब, आखिर में आप व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? नौजवान नस्ल जो है क्या कहना चाहेंगे उसे? आपके पास है स्क्रीन, प्लीज़। मैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग किसी जगह पे पहुँचते हैं ना, उसमें बहुत सारी उनकी एफ़र्ट इन्वॉल्व होती है। आप उसका एंड रिज़ल्ट देख के ये नहीं सोच सकते कि ये बाई चांस और किसी यकदम कोई मुआवजा हुआ है, कोई किसी मैजिक ने ये, इट्स नॉट अ टच ऑफ मैजिक वॉन्ड ना, ये एक एफ़र्ट है। अब हम अगर इस वक्त पूरी दुनिया में जिस इकॉनमी ने मर्ज किया है वो चाइना है, और चाइना जिस वक्त 70s में लोगों को बाहर भेज रहा था स्टूडेंट को, तो चू एन लाई को वहाँ की जो पार्टी है वो कह रही थी कि तुम हमारे अपने बच्चे बेच रहे हो। उसने कहा ये जब वापस आएंगे ना फिर तुम्हें बताएंगे कि ये क्या है। और चाइना ने फिर अब जो किया है पूरी दुनिया के साथ वो आपने देखा है। तो अपॉर्चुनिटी, बाहर जाना, एक्सप्लोर करने के लिए जाना, अपने आप को अप्लाई करना, उसके अंदर मुश्किलें देखना, ये पार्ट ऑफ द सक्सेस है। ऐसा बंदा कभी फेल नहीं हो सकता जो डेडिकेशन के साथ कोई काम कर रहा है। ऐसा बंदा जो बंदा हाफ हार्टेड है, जिसने थोड़ा सा काम किया, सोचा नहीं ये ठीक नहीं है, छोड़ दिया, नया कर लिया, वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं करता। तो एक तो सोच समझ के अपना जो है वो गोल बनाएं और उस गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% दें। आई कैन मेक यू एश्योर कि आप अगर 85% लगाते हैं तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। 100% तो क्या चीज़ है। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। फराज राशिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत खूबसूरत मैसेज। सोच समझ के गोल बनाएं और फिर अपना 100% लगाएं। यकीनन वो इस चीज़ के हामी हैं कि बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भी जाया जा सकता है और फिर रोज़गार के लिए भी, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया के दरवाज़े खुले हैं, आप पे जाना चाहिए। जाते हैं लोग और फिर जब वो आते हैं तो कुछ बन के आते हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि सफ़र वसीला ज़फ़र साबित ना हो। लाजमी तौर पे कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, आगे बढ़ने की आरज़ू भी होती है और फिर उसके लिए जो उनकी जहद मुसलसल होती है वो कामयाबी का उसका सबब बनती है। तो आज फराज राशिद साहब के साथ आपने देखा प्रोग्राम, उनकी बातें सुनी, उनके बारे में, उनके साथियों की बातें सुनी, एक एजुकेशनिस्ट की, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बातें सुनी आपने। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।